हेलो एवरीवन, आज हम लोग 51 से स्टार्ट करेंगे। 50 तक हम लोग दोनों ही पार्ट्स मिला करके ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो सवाल है, पौधों में स्रावित होने वाला वह हार्मोन जिसके कारण उसका तना सूरज की रोशनी की ओर झुकता है कहलाता है। ये कहलाता है ऑक्सिन हार्मोन। यानी कि ये ऑक्सिन हार्मोन के कारण ऐसा होता है कि जो पौधे का जो तना होता है वो सूरज की रोशनी की ओर झुकता है। पादप हार्मोन 3 प्रकार के होते हैं। पहला वो जो ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, यानी प्लांट के अंदर ग्रोथ करवाएंगे वो। दूसरा वो जो ग्रोथ को रोकेंगे। और तीसरा वो जो दोनों तरह का काम करते हैं, वृद्धि प्रेरक के रूप में भी और अवरोधक के रूप में भी। यानी प्लांट्स के अंदर ग्रोथ को प्रमोट भी करेंगे और इनहिबिट भी करेंगे। दोनों तरह का काम ये हार्मोन कर सकता है। तो जो ग्रोथ प्रमोटर है उसमें है ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन। ये तीनों ही हार्मोन किसी न किसी तरीके से प्लांट के अंदर ग्रोथ करवाते हैं। वृद्धि अवरोधक में है एस्कॉर्बिक अम्ल। ध्यान में रखिएगा, एस्कॉर्बिक अम्ल ये प्लांट के अंदर ग्रोथ नहीं होने देता। उसके बाद जो दोनों तरह का काम करते हैं, प्रमोटर और इनहिबिटर, वो है इथाइलिन। इथाइलिन के बारे में आप एक ये पॉइंट ध्यान रखो कि ये गैसीय हार्मोन है। हमारे सवाल का आंसर क्या था? ऑक्सिन था। पादप हार्मोन के ऊपर काफी सारे सवाल पूछे गए, तो जैसे जैसे सवाल आएगा हम लोग उन सारे ही पॉइंट्स को डिस्कस कर लेंगे। हम यहाँ पर ऑक्सिन के बारे में देखते हैं। ऑक्सिन जो हार्मोन होता है वो ज्यादातर तने के शीर्ष में बनता है। जो तना होता है उसका जो शीर्ष वाला भाग होता है, एपेक्स वाला जो भाग होता है, वहां पर यह हार्मोन ज्यादातर बनता है। जब सन इसके ठीक टॉप पर था तब ऑक्सिन हार्मोन आपको दिख रहा होगा रेड कलर में। ये समान रूप से पूरे शीर्ष में फैला हुआ है, समान रूप से। यानी कि इस किनारे पर भी देखने को मिल रहा है, इस किनारे पर भी मिल रहा है और बीच में भी मिल रहा है। डिस्ट्रीब्यूटेड है इवनली, यानी कि समान रूप से। लेकिन जब यही सन, यही सूरज किसी एंगल पर आया तब हुआ ये कि जिधर धूप लग रहा था, जिधर रोशनी आ रही थी, सनलाइट पहुंच रहा था, उधर वाला जो ऑक्सिन था वो सब खिसक करके दूसरी साइड पहुंच गया। आप देख रहे हो एरो से दिखाया गया यहाँ पर। सारे जो ऑक्सिन हार्मोन्स थे वो सारे के सारे एक किनारे पर पहुंच गए जिधर सनलाइट नहीं पहुंच पा रहा है, यानी जिधर छाया है उधर। तो हुआ क्या यहाँ पर? मैंने आपसे कहा कि ऑक्सिन हार्मोन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन ये सब किसी न किसी तरीके से वृद्धि करवाते हैं। तो यहाँ पर ऑक्सिन हार्मोन देखो क्या किया यहाँ पर आपको देखो छोटी छोटी कोशिकाएं आपको दिखाई गई है, छोटे छोटे सेल्स हैं यहाँ पर। वो सारे ही सेल्स आप देखो यहाँ पर इलोंगेट हो चुके हैं, आपको दिख रहा है, सारे ही सेल इलोंगेट हो चुके हैं। और इधर वाले जो सेल है उनमें उतना इलोंगेशन नहीं हुआ है, लेकिन इधर वाले इलोंगेट हो चुके हैं। तो हुआ यहाँ पर ये कि ऑक्सिन हार्मोन ये सारे एक तरफ पहुंच गए, जिसके कारण एक तरफ वृद्धि ज्यादा हो गया और दूसरी तरफ वृद्धि नहीं हो पाया, जिसके कारण ये जो तना है वो बेंड कर गया। नेक्स्ट है परमाणु क्रमांक 57 वाला तत्व संबंध रखता है। जो परमाणु क्रमांक 57 है वो है लेंथेनम का। लेंथेनम का 57 और एक्टिनियम का भी ध्यान में रखो 89। लेंथेनम का 57, एक्टिनियम का 89, ये दोनों ही जो तत्व है डी ब्लॉक में आते हैं। इंपॉर्टेंट है, डी ब्लॉक में आते हैं। लेंथेनम का एटॉमिक नंबर 57, एक्टिनियम का 89, ध्यान में रखिएगा। कार्य शून्य की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण डैश होता है। देखो वर्क बराबर फॉर्मूला क्या होता है? वर्क बराबर होता है F इंटू में S इंटू में कॉस थीटा। ये फॉर्मूला होता है बल गुने विस्थापन गुने कॉस थीटा। आप में से बहुत सारे होंगे जिन्होंने ये याद किया होगा F इंटू में S, बल बराबर कार्य बराबर बल गुने में विस्थापन। तो जब आप कार्य बराबर बल गुने विस्थापन सिर्फ इतना बोलते हो, इसका मतलब ये होता है कि आपने ये मान लिया है कि थीटा बराबर 0 डिग्री है। यहाँ पर कॉस थीटा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। जब हम कॉस 0 डिग्री डालेंगे तो 1 हो जाएगा। यानी आपने ये मान लिया हुआ है कि जो बल का दिशा है वही विस्थापन का दिशा है। ठीक है, आप भले ही आपको नहीं पता हो कि आपने यहाँ पर बल और विस्थापन को सेम दिशा में माना है, लेकिन जब आप W बराबर FS बोलते हो सिंपली, इसका मतलब यही होता है कि बल और विस्थापन दोनों ही एक ही दिशा में है। लेकिन हम यहाँ पर 3 केसेस देखते हैं अलग अलग। पहला ये जो मैंने अभी आपको बताया कि बल और दिशा एक ही दिशा में है, तो थीटा बराबर 0 डिग्री हो जाएगा और कॉस 0 डिग्री हो जाएगा हमारा 1। तो यहाँ से W बराबर क्या आ जाएगा? F इंटू में S, यानी यहाँ कार्य हमारा पॉजिटिव आने वाला है। दूसरा केस ये हो सकता है कि बल और विस्थापन ठीक विपरीत हो जाए, यानी थीटा बराबर कितना हो जाए? 180 डिग्री। तो कॉस पाई कितना होता है? -1 होता है, आप जानते होंगे। तो यहां से हमारा W बराबर आ गया -F इंटू में S। और तीसरा केस क्या हो सकता है कि बल और विस्थापन दोनों 90 डिग्री का कोण बनाए। तो यहां पर थीटा हो जाएगा हमारा 90 डिग्री, तो कॉस 90 डिग्री ये होता है 0। तो यहां से हमारा W आ जाएगा 0। यहां तो मैंने 3 केसेस लिए, 0 डिग्री, 180 डिग्री और 90 डिग्री। कोई भी एंगल हो सकता है, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, कुछ भी हो सकता है। तो उसके हिसाब से अपना मान आएगा। लेकिन यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है, कार्य है ये अदिश राशि, कार्य है अदिश राशि। इसके बावजूद भी कार्य पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और 0 हो सकता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखना। कार्य
धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कुछ भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि बल और विस्थापन के बीच में क्या कोण बन रहा है। हमसे पूछा है कार्य शून्य की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच कोण होगा 90 डिग्री। एक शेल के विस्फोट होने के बाद शेल यानी कि एक खोखला गोला कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं। इस स्थिति में, यहां लिख लो इस स्थिति में क्या संरक्षित रहता है? इस स्थिति में संवेग संरक्षित रहता है। देखो, बंदूक से दागी गई गोली, दो पिंडों की टक्कर और शेल या बम के विस्फोट में कभी पूछे क्या संरक्षित रहता है, तो आंसर आपका होगा संवेग संरक्षित रहता है। इन सारे ही केसेस के अंदर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। मोमेंटम कंजर्व यानी कि संवेग में परिवर्तन बराबर 0। चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब बंदूक से जब गोली नहीं चली थी तब का मोमेंटम और गोली चलने के बाद जो टोटल मोमेंटम था पूरे सिस्टम का, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो संवेग में परिवर्तन 0 यानी कि संवेग हमारा संरक्षित रहा। तो इन सारे ही केसेस के अंदर आपसे पूछ दे तो आप बोलेंगे कि संवेग संरक्षित है। दो पिंडे टकराई यानी कि दो ऑब्जेक्ट जब आपस में टकराती है उस समय भी संवेग हमेशा संरक्षित रहता है। किसी माध्यम में एक कण 2.5 सेकंड में 40 कंपन पूर्ण करता है तो तरंग की आवृत्ति डैश होगी। आवृत्ति क्या होता है? आवृत्ति होता है कि 1 सेकंड में कितना कंपन पूरा किया। 1 सेकंड में, यह प्रश्नवाचक चिन्ह है, कितना कंपन पूरा किया। तो हमसे तो दे रखा है कि 2.5 सेकंड में 40 कंपन पूरा किया, लेकिन हमें तो चाहिए कि 1 सेकंड में कितना पूरा किया, वही उसकी आवृत्ति हो जाएगी। तो 2.5 सेकंड में 40 किया तो 1 सेकंड में 40 और बट्टे में 2.5 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे 16 हो जाएगा। तो आवृत्ति 16 हर्ट्ज। हर्ट्ज ये एसआई मात्रक होता है किसका? आवृत्ति का। ध्यान में रखिएगा, एसआई मात्रक होता है आवृत्ति का। अब एक फॉर्मूला याद रखो, F = 1/T। F = 1/T। T हो गया आवर्तकाल। आवर्तकाल जो यहां पर आपको 2.5 सेकंड दे रखा है, और F हो गया आवृत्ति। तो आप इस फॉर्मूले को डायरेक्ट अप्लाई कर दो। तो 16 हर्ट्ज बोल दो या फिर 16 सेकंड इनवर्स बोल दो। आप आंसर आपका एक ही होगा, यानी कि दोनों ही आंसर आप बोल सकते हो। एसआई मात्रक हर्ट्ज भी बोल सकते हो और सेकंड इनवर्स भी बोल सकते हो। हमारा आंसर यहां पर ए होगा। समूह डैश में निष्क्रिय गैस होती है। समूह 18, जो ग्रुप नंबर हमारा 18 है, उसमें हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनॉन है, रेडॉन है। ये सारे 6 गैसेज हैं। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये समूह 18 में आते हैं सारे के सारे निष्क्रिय गैस। पहाड़ से गिर रही वस्तु में होती है। जब कोई वस्तु पहाड़ से गिर रही होती है तो उसके पास स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों ही होती है। तो डी हमारा राइट आंसर। देखो, पहाड़ से अगर गिर रही है तो उसमें स्पीड है, गति है। जब गति है तो गतिज ऊर्जा है। जहां भी गति है वहां पर गतिज ऊर्जा है। और क्योंकि पहाड़ से वस्तु गिर रही है, वस्तु पहाड़ से गिर रही है मतलब जमीन से वो कुछ ऊंचाई पर है। तो जब भी जमीन से कुछ ऊंचाई पर होगा तो उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा mgh तो होना ही है। तो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों ही होती है। जैसे जैसे वो जमीन के नजदीक वस्तु पहुंचती है, स्थितिज ऊर्जा में कमी आती है, गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। जब जमीन पे वो टकराएगी उस समय स्थितिज ऊर्जा 0 हो जाएगी, वहीं जो गतिज ऊर्जा है, काइनेटिक एनर्जी है, वो मैक्सिमम हो जाएगी। सी हमारा राइट आंसर। निम्न में से कौन सा एक लचीला और कोमल है? कौन सा एक लचीला है? सल्फर, तांबा, कार्बन और फास्फोरस में तांबा हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तांबा का सिंबल Cu होता है और तांबा का एटॉमिक नंबर भी इंपॉर्टेंट है 29, ध्यान में रखिएगा। और जिंक का 30। विद्युत बल्ब में आमतौर पर रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैस जैसे डैश भरी जाती है। तो विद्युत बल्ब में आपको नाइट्रोजन मिलेगा और आर्गन मिलेगा। ठीक है, जो विकल्प में दिख जाए उसको आप टिक मारना। दोनों में से कोई एक ही दिखेगा, ये मत सोचना कि दोनों दिखेगा, दोनों में से कोई एक ही दिखेगा। हमारा आंसर नाइट्रोजन हो जाएगा। 80 मीटर की ऊंचाई से एक गेंद गिराई जाती है, चौथे सेकंड में तय की गई दूरी डैश होगी। देखो, एक तो सवाल वो होता है जिसमें आपसे पूछेगा 4 सेकंड में कितनी दूरी तय की गई, लेकिन यहाँ 4 सेकंड में नहीं बोला है, यहाँ बोला है चौथे सेकंड में कितनी दूरी तय की गई। तो इस तरह के सवाल बनाने के लिए आप ये कर सकते हो कि आप ये निकाल लो, आप दूरी निकाल लो, डिस्टेंस निकाल लो, 4 सेकंड में कितनी दूरी तय की गई और 3 सेकंड में कितनी दूरी तय की गई, और उसको माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे 10वें सेकंड में बोले तो 10 सेकंड में कितनी दूरी तय की गई और 9 सेकंड में कितनी दूरी तय की गई, बस उसको माइनस कर दो। लेकिन इतना आप करने जाओगे थोड़ा सा ज्यादा समय लगेगा, ज्यादा भी समय नहीं लगेगा, लेकिन थोड़ा सा तो ज्यादा समय लगेगा। तो इससे बचने के लिए आप ये वाला फॉर्मूला अच्छे से ध्यान में रखो, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। Sn = u + a/2 2n-1। हमसे बोला है ना चौथे सेकंड में, 4th सेकंड में, यानी कि S4 आपसे निकालना है। तो यहां पर n का मान क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो चलो हम लोग निकालते हैं। S4 = u क्या हो जाएगा? यहां पर u 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब भी बोले गेंद गिराई जाती है, गेंद छोड़ी जाती है, तो हम वहां पर u 0 लेंगे, क्योंकि गेंद गिराई गई मतलब प्रारंभिक जो वेग है वो 0 है। तो यहां पर हमारा u
0 हो जाएगा। और ए हमारा यहाँ पर जी के बराबर हो जाएगा, जो कि लेना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ए बराबर जी क्यों होगा? क्योंकि वर्टिकल मोशन है, हम ऊपर से नीचे की ओर गिरा रहे हैं, कोई हॉरिजॉन्टल मोशन नहीं है। तो जब भी वर्टिकल मोशन आता है, ऊर्ध्वाधर गति वाला केस आए, वहां पर हम ए बराबर जी लेते हैं। और एन बराबर हमारा 4 हो गया। अब हम यहाँ पर वैल्यू को पुट करेंगे। यू तो हमारा 0 हो गया, एक जगह पर जी लेना है, तो 10/2 हो जाएगा। 2 गुने में 4 माइनस में 1, तो ये 5, 8 में से 1 गया 7, तो 35 मीटर। 35 मीटर बी हमारा राइट आंसर। इस वाले फॉर्मूले को ध्यान में रखना। आपसे सवाल जब पूछा जाए चौथे सेकंड में, nth सेकंड में, लेकिन जब आपसे पूछे कि 4 सेकंड में बताओ कितना होगा, तो आप कैसे निकालते इसको? S = ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। इस फॉर्मूले से यहां भी u 0 होता तो ये पूरा टर्म खत्म, और यहां पर एक जगह पर g डाल देते हैं। हम सॉल्व करते तो 4 सेकंड में कितनी दूरी तय की गई आप निकाल लेते। लेकिन चौथे सेकंड में बोले तो आप सीधा ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देना। निम्नलिखित प्लांट में से कौन सा प्लांट बॉडी है जो जड़ों, तनों और पत्तियों में अलग नहीं है? देखो, जो प्लांट किंगडम है उसमें थैलोफाइटा के अंदर जो प्लांट्स आते हैं उसमें आपको रूट नहीं मिलेगा, उसमें आपको स्टेम नहीं मिलेगा, उसमें आपको लीव्स भी नहीं मिलेगा, यानी ना तो जड़, ना तो तना, ना ही पत्तियां, कुछ नहीं। तो थैलोफाइटा समूह के अंदर वो सारे प्लांट्स आते हैं, तो इन सारे प्लांट्स को हम लोग एल्गी बोलते हैं। थैलोफाइटा समूह के अंदर जो प्लांट्स आते हैं उन्हें हम एल्गी बोलते हैं। और थैलोफाइटा के अंदर ही ये चारा है, चारा बोल दो या फिर कारा बोल दो, और स्पाइरोगैरा, चारा और स्पाइरोगैरा, ये दोनों ही थैलोफाइटा समूह के अंदर आते हैं। अब देखो, बोर्ड ने इसका आंसर सी दिया हुआ है, लेकिन मैं यहां पर आंसर ए और सी दोनों बोलूंगा, क्योंकि थैलोफाइटा समूह के अंदर जो प्लांट्स आते हैं उनमें ना तो जड़ है, ना तो तना है, ना ही पत्ती है, और थैलोफाइटा के एग्जांपल चारा भी है और स्पाइरोगायरा भी है, ये दोनों ही है। तो मैं तो आंसर यहाँ पर ए और सी दूंगा। अब बोर्ड वाले ने इसका आंसर सी दिया है, ये मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूं पहले ही। निम्न में से कौन सा सरल अस्थायी उत्तक नहीं है? तो जाइलम एंड फ्लोएम सरल अस्थायी उत्तक नहीं है। आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में हैलोजन रखा जाता है? ग्रुप नंबर 18 को हम लोग इनर्ट ग्रुप बोलते हैं। इनर्ट ग्रुप बोल दो, 0 ग्रुप बोल दो, 0 ग्रुप बोल दो, या फिर 8A बोल दो, 8A। जो ग्रुप नंबर 17 के तत्व हैं, ग्रुप नंबर 17 के जो तत्व हैं इसे हम 7A भी बोल सकते हैं, और इसके तत्व को हम लोग हैलोजन बोलते हैं। ठीक है, हैलोजन्स होते हैं। इनमें कौन कौन से तत्व आते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटीन, ये सारे तत्व आते हैं। हमारा आंसर यहां पर 17 हो जाएगा। 2 प्रतिरोधक 10 ओम और अन्य 20 ओम श्रृंखला में 6 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हुए हैं। सर्किट में विद्युत धारा डैश होंगी। देखो, विद्युत धारा बराबर होता है V/R ओम के नियम से। विद्युत धारा बराबर विभवांतर और बट्टे में प्रतिरोध। लेकिन जो यहाँ पर हमारा प्रतिरोध होगा ना, वो इक्विवेलेंट होगा, यानी कि समतुल्य प्रतिरोध हम यहाँ पर पुट करते हैं, R नेट। हमसे देखो अलग अलग प्रतिरोध दे रखा है, 10 ओम, 20 ओम, और साथ में ये भी कहा कि ये दोनों जुड़े हुए हैं श्रृंखला में, यानी कि श्रेणी क्रम में। ये दोनों 10 ओम, 20 ओम श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, यानी सिंपली ऐसे, इस प्रकार से, ये 10 ओम, ये 20 ओम, और ये आपस में कनेक्टेड है 6 वोल्ट की बैटरी से। तो हमें क्या करना है? I = V/R। हमें V तो दे रखा है 6, सारे के सारे SI मात्रक में है आंसर, तो हम सारे वैल्यू SI मात्रक में पुट करेंगे। तो ऑलरेडी वोल्ट में दे रखा है, SI मात्रक में, ठीक है। अब हम R नेट निकालेंगे। R नेट निकालने के लिए बहुत ही सिंपल है, जो भी दे रखा है श्रेणी क्रम में सबको जोड़ दो, तो 10 और 20 30 हो जाएगा, 6/30। तो यहां से 0.2 एम्पियर, ए हमारा राइट आंसर। वह बिंदु जहां पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है, वह बिंदु जहां पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है, उसे हम क्या कहते हैं? भार का मतलब भौतिकी के अंदर क्या होता है? ग्रेविटी होता है। तो वह बिंदु एक वस्तु के पास जहां पर उसका संपूर्ण भार काम करता है, उसे हम बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी एक वस्तु है, उसके पास कोई एक ऐसा बिंदु होगा जहां पर हम ये मान करके चलेंगे कि वहीं पर उसका सारा वेट काम कर रहा है, यानी वहीं पर ग्रेविटी का इफेक्ट है। अब इसी सवाल में अगर मैं एक शब्द चेंज कर दूं, भार की जगह पर यहां पर द्रव्यमान, ठीक है, तो आंसर बदल जाएगा। इसका आंसर फिर हो जाएगा सेंटर ऑफ मास, COM, यानी कि द्रव्यमान का केंद्र। द्रव्यमान का केंद्र ये किसी वस्तु के पास वह बिंदु होता है जहां पर हम उसके पूरे द्रव्यमान को उस बिंदु पर मान लेते हैं। O2 का उपयोग करके पाइरुवेट का विभाजन डैश में होता है। O2 का उपयोग करके, यानी कि ऑक्सीजन का उपयोग करके पाइरुवेट का विभाजन डैश में होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। देखो, जो कार्बोहाइड्रेट हम लेते हैं वो पाचन के बाद, डाइजेस्टिव सिस्टम से गुजरने के बाद ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, ये आप जानते हो। ग्लूकोज में कन्वर्ट होने के बाद ये कहां पहुंच जाएगा? ब्लड में।
ये ग्लूकोज कहाँ पहुंच गया? ब्लड में। ब्लड से यही ग्लूकोज पहुंचेगा सेल में। सेल के अंदर सबसे पहले ये ग्लूकोज पहुंचेगा साइटोप्लाज्म में, यानी कि कोशिका द्रव्य में। कोशिका द्रव्य में, कोशिका द्रव्य में पहुंचने के बाद देखो क्या होगा। कोशिका द्रव्य में पहुंचने के बाद ये जो ग्लूकोज था जिसमें कि 6 कार्बन है, ये टूट जाएगा पाइरुवेट में या फिर पाइरुविक अम्ल में, और 3 कार्बन का ये कंपाउंड होता है। ग्लूकोज टूट गया किसमें? पाइरुविक अम्ल में या फिर पाइरुवेट बोल दो आप सिंपली। ये 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल होता है। कहां पर ये हुआ? ये हुआ साइटोप्लाज्म के अंदर। ये हुआ साइटोप्लाज्म के अंदर। जब पाइरुवेट बन गया तब ये पाइरुवेट फिर पहुंचेगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है यही पाइरुविक एसिड जो है, जो 3 कार्बन वाला है, ये टूटेगा। ये पूरा टूट जाएगा। पूरा टूटने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, वाटर बनाएगा, और बहुत सारी एनर्जी यहां पर उत्पन्न होती है। तो यहां पर जो कार्बन डाइऑक्साइड बना, यहां पर जो वाटर बना, यहां पर जो कार्बन डाइऑक्साइड बना, यहां पर जो वाटर बना, ये हो गया हमारा उपापचयी वर्ज्य पदार्थ, उपापचयी अपशिष्ट, मेटाबॉलिक वेस्ट हो गया ये। और ये एनर्जी हमें चाहिए अपने डे टू डे लाइफ में काम करने के लिए। तो जो कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बना, ये बना डाइजेशन द्वारा, ठीक है। और ग्लूकोज जब ब्लड में गया और ब्लड से जब ये ग्लूकोज कोशिका के अंदर पहुंच गया, उसके बाद जो इसका ब्रेक डाउन हुआ है वो कहलाता है रेस्पिरेशन, यानी कि श्वसन। श्वसन में ये ग्लूकोज का ब्रेक डाउन और सांस लेना दोनों ही आते हैं। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है ना, ये पाइरुवेट का विभाजन होता है, टूटता है, और वहां से एनर्जी रिलीज होती है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, जल। और देखो यहां पर एनर्जी उत्पन्न हुई है। तो जिस भी अभिक्रिया में ऊर्जा उत्पन्न होती है, ऊर्जा निकलती है ना, उसे बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसको हम हिंदी में बोलेंगे ऊष्मा शेपी अभिक्रिया। ऊष्मा शेपी अभिक्रिया। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर मूकुलन यानी कि बडिंग द्वारा पुनर्उत्पादित करता है और पुनर्जनन कार्यान्वित कर सकता है? यानी कौन सा इनमें से जानवर है जो पुनर्जनन भी कर सकता है और मूकुलन भी कर सकता है? मूकुलन, पुनर्जनन, ये अलैंगिक प्रजनन के प्रकार हैं। तो प्लेनेरिया के अंदर आपका रीजनरेशन हो जाएगा, पुनर्जनन हो जाएगा। हाइड्रा के अंदर रीजनरेशन भी होगा और बडिंग भी होगा। प्लाज्मोडियम के अंदर आपका होगा मल्टीपल फिजन, बहुविखंडन। खमीर के अंदर हो जाएगा बडिंग। शैवाल की कोशिका भित्ति बनी होती है, शैवाल की कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज से। क्या हमारा बॉडी, क्या हमारा पाचन तंत्र, हम मनुष्यों का पाचन तंत्र सेलुलोज को डाइजेस्ट कर पाता है? आंसर नहीं, हम लोग सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। शैवालों के अध्ययन को हम लोग फाइकोलॉजी बोलते हैं, फाइकोलॉजी बोलते हैं। जो काइटिन है, ये काइटिन होता है कवक के कोशिका भित्ति में। कवक के अंदर जो कोशिका भित्ति होती है वो बनी होती है काइटिन से, और कवकों के अध्ययन को हम लोग माइकोलॉजी बोलते हैं, माइकोलॉजी बोलते हैं। पिछले पार्ट में आपने कॉर्क सेल पढ़ा था, कॉर्क कोशिका। कॉर्क सेल वॉल जो है, कॉर्क का जो सेल वॉल है उसमें होता है सुबेरीन, वो सुबेरीन का बना होता है। सुबेरीन यूवैक्सी सबस्टांस है, मोम जैसा ये पदार्थ है जो अपने से होकर के गैस को और वाटर को, जो अपने से होकर के गैस को और वाटर को पार नहीं करने देता। ये आपने पिछले पार्ट में पढ़ा था। हमारे इस सवाल का आंसर सी हो जाएगा। RH कारक किसने देखा? RH कारक किसने देखा? RH का फुल फॉर्म होता है रीसस। तो RH कारक यानी कि RH फैक्टर, तो इसकी खोज की लैंडस्टीनर ने। तो RH फैक्टर क्या है? जो RH फैक्टर है ये है RH प्रोटीन, या फिर बोल दो इसी को RH एंटीजन। RH एंटीजन, मान लो कोई इंसान है, ये RH एंटीजन क्या है? प्रोटीन है, एक खास तरह का प्रोटीन है ये बोल दो। मान लो कोई इंसान है, उसके ब्लड में हमें ये वाली प्रोटीन देखने को मिलती है, यानी ये वाला जो एंटीजन है RH एंटीजन, ये हमें देखने को मिल रहा है। हम बोलेंगे कि उसका ब्लड RH पॉजिटिव है। जैसे कि मान लो AB पॉजिटिव कोई ब्लड है, मतलब ये जो ब्लड AB है इसमें हमें ये RH एंटीजन देखने को मिलता है। वही मान लो कोई इंसान है, उसके ब्लड में हमें ये RH एंटीजन देखने को नहीं मिल रहा है, तो हम बोलेंगे कि उसका ब्लड RH नेगेटिव है। जैसे कि O नेगेटिव, जो ब्लड ग्रुप O है, अगर उसके पास RH एंटीजन नहीं है तो हम बोलेंगे कि वो O नेगेटिव है। तो ये इसका मतलब होता है। जैसे कोई A पॉजिटिव है, इसका जो ब्लड ग्रुप A है, इसमें हमें RH एंटीजन देखने को मिलता है। वही मान लो A नेगेटिव है, मतलब इसमें RH एंटीजन नहीं है, RH प्रोटीन नहीं है।
तो लैंडस्टीनर ने इसकी खोज की। विलियम हार्वे इन्होंने मनुष्य के अंदर रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की खोज की। रॉबर्ट ब्राउन, देखो सेल की खोज किसने की? सेल की खोज की रॉबर्ट हुक ने। यहां रॉबर्ट ब्राउन है ना, रॉबर्ट हुक ने, इन्होंने कोशिका की खोज की, लेकिन ये कोशिका जीवित नहीं थी, ये डेड सेल थी। सेल के अंदर न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस की खोज की रॉबर्ट ब्राउन ने। ये आपको ध्यान में रखना है। मैंने अभी आपसे कहा कि रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका की खोज की वो कोशिका मरी हुई थी, तो जीवित कोशिका की खोज किसने की? जीवित कोशिका की खोज की लीवेनहॉक ने। इन्होंने बैक्टीरियल सेल को ढूंढा, जीवाणु कोशिका को खोजा। जीवाणु ये एक कोशिकीय होता है, तो यही लिविंग सेल था। तो जीवित कोशिका की खोज या फिर बोल दें बैक्टीरिया की खोज किसने की? तो लीवेनहॉक ने की। लीवेनहॉक ने आरबीसी की खोज की, लीवेनहॉक ने स्पर्म की खोज की, लीवेनहॉक ने प्रोटोजोन की खोज की, लीवेनहॉक ने खमीर की खोज की। तो ये सारे आप ध्यान में रख सकते हो। मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है, मानव शरीर का सामान्य तापमान 310 केल्विन होता है केल्विन में, और 37 डिग्री सेल्सियस के अंदर, और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये फ़ारेनहाइट के अंदर। तो इन तीनों ही स्केल पे आपको ध्यान में रखने हैं। बी हमारा राइट आंसर, 310 केल्विन। इंद्रधनुष दिखाई देता है। इंद्रधनुष हमें कब दिखाई देता है? इंद्रधनुष हमें बारिश के बाद दिखाई देता है, वर्षा होने के बाद दिखाई देता है, और जिधर सूरज होता है उसके ठीक अपोजिट, सूरज जिधर होता है उसके ठीक अपोजिट हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है। तो इंद्रधनुष बनता कैसे है, आपसे सवाल में ये पूछा है। तो इंद्रधनुष जो बनता है उसमें कई सारी प्रक्रियाएं हैं। पहला है देखो रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन, उसके बाद है रिफ्रैक्शन यानी कि अपवर्तन, उसके बाद है डिस्पर्सन ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण यानी कि जो श्वेत प्रकाश है जिसमें 7 रंग है वो अलग अलग रंगों में टूट जाती है। तो रेनबो का बनना, इंद्रधनुष का बनना, इनमें 3 प्रक्रियाएं हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिस्पर्सन ऑफ लाइट। आपसे जब सवाल पूछा जाएगा तो देख लेना आपको विकल्प में क्या दे रखा है। यहां परावर्तन दे रखा है, यहां अपवर्तन, यहां प्रकीर्णन, या देखो परावर्तन और अपवर्तन दोनों के कारण। तो हम यहां पर डी आंसर को टिक मारेंगे। हो सकता है कभी आपसे सवाल में बस ये दे दे परावर्तन और वर्ण विक्षेपण के कारण, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण के कारण। किसी भी तरीके से सवाल आपसे विकल्प आपको दिया जा सकता है। तो आपको यहां पर ये तीनों ही जो घटना है ये आपको ध्यान में रखना है कि यहां पर परावर्तन भी होता है, अपवर्तन भी होता है और वर्ण विक्षेपण भी होता है। देखो वर्ण विक्षेपण तो होगा ही, जब तक वर्ण विक्षेपण नहीं होगा तब तक हमें अलग अलग रंग दिखाई नहीं देगा। इंद्रधनुष में 7 रंग होता है, और आप जानते हो कि जो श्वेत प्रकाश है, जो व्हाइट लाइट है, उसमें 7 रंग है। तो जब तक वर्ण विक्षेपण नहीं होगा ये 7 रंग हमें टूट करके नहीं मिलने वाली है। तो परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण ये सब होता है। परमाणु संख्या 47 वाला तत्व है। देखो आपको आवर्त सारणी में 30 तक तो याद रखने ही होंगे परमाणु संख्या। इसके अलावा मैंने यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, कुछ तत्वों का परमाणु संख्या, ये आप याद रखना, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ देखो 47 पूछ दिया जो कि सिल्वर का होता है, चांदी का होता है। तो गोल्ड का याद रखो 79, सिल्वर का 47, मरकरी का 80, कॉपर का 29 और जिंक का 30 होता है। तो 30 तक तो आपको ध्यान में रखना ही है। लैंथेनम का 57, एक्टिनियम का 89 जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा, आयोडीन का 53, टंगस्टन का 74 और पोलोनियम का 84, यूरेनियम का 92 और ऑग्नेसन जो है ना ये ग्रुप नंबर 18 का तत्व है, ग्रुप नंबर 18 का तत्व है और हमारे आवर्त सारणी का ये लास्ट एलिमेंट है, अंतिम तत्व है। 118 हमारे आवर्त सारणी में टोटल 118 तत्व है। अभी जो हम आवर्त सारणी पढ़ रहे हैं ना उसमें 118 तत्व है। इससे ज्यादा तत्वों का पता चल चुका है लेकिन हमें अभी 118 तत्व ही जानने हैं। 118वां जो तत्व है हमारे आवर्त सारणी में वो है ऑग्नेसन और ये समूह 18 में है। दिए गए विलयन के पीएच पर विचार करें कि किस विलयन में हाइड्रोजन आयनों की उच्चतम सांद्रता है। देखो जब पीएच के मान में वृद्धि होगा तब जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता है, जब हम ऐसे ब्रैकेट के अंदर, क्लोज्ड ब्रैकेट के अंदर हम ये H+ लिखते हैं, इसका मतलब होता है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। वहीं अगर हम ऐसे लिख दें तो इसका मतलब होगा हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता। तो जब पीएच का मान में वृद्धि होगा, पीएच के मान में वृद्धि होगा, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता घट जाएगी। मतलब ये होता है कि पीएच जितना ज्यादा होगा क्षारीय प्रकृति उतना ही ज्यादा होगा। तो जब क्षारीय प्रकृति ज्यादा है तो वो H+ जल में, एक्वस सोल्यूशन में जल्दी नहीं देने वाला है क्योंकि वो तो क्षारीय है। अगर अच्छा अम्ल होता तो आसानी से H+ दे देता। तो अगर क्षारीय नेचर बढ़ रहा है, बेसिक नेचर बढ़ रहा है तो H+ क्यों देगा? तो
तो जल में हमें क्या होगा, जो भी विलयन होगा उसमें H+ आयन का जो कंसंट्रेशन होगा वो कम होगा। हमसे उच्चतम सांद्रता पूछा है, यानी जो ये है ना, ये मैक्सिमम होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो pH है वो मिनिमम होना चाहिए। जितना कम pH उतना ही अच्छा अम्ल, उतना ही ज्यादा H+ आयन की सांद्रता। तो देख लो किसका pH कम है, 2.4। तो 2.4 हमारा राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस यौगिक में क्रिस्टलीकरण का पानी नहीं है? मतलब इनमें से कौन सा वो यौगिक है, कौन सा वो कंपाउंड है जिसमें आपको वाटर मॉलिक्यूल मिल जाएगा। पार्ट 1 में ही शायद मैंने आपसे कहा था कि ये जो सारे यौगिक है, इसका जो रासायनिक नाम है, इसका जो फॉर्मूला है, ये आपको अच्छे से ध्यान में रखने होंगे। धावन सोडा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, जिप्सम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट। आपसे पूछा है कि बताओ किसके साथ वाटर मॉलिक्यूल नहीं है। देखो बेकिंग सोडा है, ए हमारा राइट आंसर। जिप्सम, वॉशिंग सोडा, कॉपर सल्फेट, इन सब के साथ आपको देखो वाटर मॉलिक्यूल मिल रहा है। यहां पर 5, यहां पर 2 और वॉशिंग सोडा में 10। रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गर्मी उत्पन्न होती है उसे डैश कहा जाता है। गर्मी बोल दे, हीट बोल दे, यानी कि उष्मा बोल दे, ऊर्जा बोल दे। तो जिस भी रासायनिक अभिक्रिया में एनर्जी निकलती है, ऊर्जा उत्सर्जित होती है, उष्मा निकलती है, उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन। थोड़ी देर पहले मैंने आपसे बताया माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो पायरुवेट था, जो पायरुविक अम्ल था, ये टूटने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, इसको तोड़ने के लिए ऑक्सीजन चाहिए था, उसके बाद जल बनाया और बहुत सारी एनर्जी यहां से उत्पन्न हुई। यहां देखो एनर्जी उत्पन्न हुई, तो मैंने आपसे कहा था कि यह है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि यहां पर एनर्जी निकल रही है, बहुत सारी एनर्जी निकलती है। यही कारण है कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, कोशिका के अंदर शक्ति गृह कहा जाता है। और जिस रासायनिक अभिक्रिया में हमें एनर्जी देनी पड़ती है, उसमें उसे बोलते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, क्योंकि वहां ऊर्जा दी जा रही है, तो वो हो गया ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, एंडोथर्मिक रिएक्शन हमारा। निम्न में कौन सा हार्मोन युवा अवस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है? तो मेल के अंदर युवा अवस्था में जो हार्मोन सिक्रीट होता है, जो हार्मोन बनता है, वो है टेस्टोस्टेरोन। ये हार्मोन बनता कहाँ है? टेस्टिस में बनता है, यानी कि वृषण में बनता है। टेस्टोस्टेरोन ये मेल सेक्स हार्मोन है। जब ये हार्मोन बनने स्टार्ट होते हैं एक लड़के के अंदर, तब उसके अंदर दाढ़ी मूछे ये सारे आने स्टार्ट हो जाते हैं, प्राइवेट पार्ट्स में बाल आने स्टार्ट हो जाते हैं, जो आवाज़ें हैं वो फटने लगती है, हाइट इंक्रीज कर जाता है, शोल्डर ब्रॉड हो जाता है, ये सारे चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। और जब ये हार्मोन बनने स्टार्ट होते हैं तब जाकर के स्पर्म प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, स्पर्म प्रोडक्शन यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि शुक्राणु जनन। थायरोक्सिन हार्मोन बनाता है ये थायरॉइड ग्लैंड। थायरॉइड ग्लैंड ये जो हमारा लैरिंग्स होता है, लैरिंग्स यानी कि वॉइस बॉक्स, जहां से साउंड का प्रोडक्शन होता है, उसके ठीक नीचे मिलेगा आपको। थायरोक्सिन हार्मोन थायरॉइड ग्लैंड बनाता है, जो कि लैरिंग्स के ठीक नीचे है। लैरिंग्स हमारा वॉइस बॉक्स है, ये हमारा वॉइस बॉक्स है, इसके अंदर वोकल कॉर्ड होता है और वही वाइब्रेट करता है तो साउंड का प्रोडक्शन होता है, साउंड बनता है। तो ये चीज आप ध्यान में रखना। इंसुलिन हार्मोन आप जानते हो, इंसुलिन हार्मोन ये अग्नाशय का बीटा सेल द्वारा बनाया जाता है। परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों को वर्गीकृत किसने किया? परमाणु संख्या, ध्यान देना, परमाणु संख्या यहां पर लिखा हुआ है। हमारा जो आधुनिक आवर्त सारणी है जिसमें कि 118 तत्व है, वही आधुनिक आवर्त सारणी हमारा परमाणु संख्या के आधार पर है और इसे दिया था मोजले ने। नील्स बोर और मोजले दोनों नाम याद रखो, जो आपको दिख जाए विकल्प में उसको टिक मार देना। नील्स बोर और मोजले, मान लो मोजले ना रहे, नील्स बोर रहे तो आप नील्स बोर को टिक करना, लेकिन नील्स बोर और मोजले दोनों रहे तब जाकर के आप मोजले को टिक करना। तो हमारा जो आधुनिक आवर्त सारणी है परमाणु संख्या के आधार पर है। लेकिन मेंडलीव ने जो अपना आवर्त सारणी दिया था, मेंडलीव के आवर्त सारणी में 63 एलिमेंट्स थे। इन्होंने जो अपना आवर्त सारणी दिया था वो परमाणु भार के आधार पर था, या फिर बोल दो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर था। आधुनिक आवर्त सारणी से पहले जिन्होंने भी ट्राई किया ना तत्वों को वर्गीकृत करने का, उन सब का आधार जो था परमाणु द्रव्यमान ही था। तो ये चीज आप ऐसे याद रख सकते हो। आधुनिक आवर्त सारणी हमारा परमाणु संख्या के आधार पर है। इससे पहले जिन्होंने भी ट्राई किया तत्वों को वर्गीकृत करने का कोशिश किया, उन सब का जो आधार था वो परमाणु द्रव्यमान ही था। मेंडलीव को कहा जाता है आवर्त सारणी के जनक, फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल ये कहे जाते हैं मेंडलीव। न्यूलैंड ने ऑक्टेव रूल दिया था, अष्टक नियम दिया था न्यूलैंड साहब ने। डोबराइनर ने ट्रायड दिया था, ट्रायड्स।
120 वाट के एक विद्युत लैंप का प्रतिदिन 8 घंटे उपयोग किया जाता है। लैंप द्वारा एक दिन में प्रयुक्त की गई ऊर्जा की यूनिट्स की गणना करें। ऊर्जा बराबर क्या होता है? एनर्जी बराबर होता है पावर इनटू में टाइम। लेकिन यहां देखो, हमें जो ऊर्जा निकालनी है उसका जो यूनिट है वो यूनिट्स में दे रखा है, यानी कि इसका जो मात्रक है, जो हमें आंसर दे रखा है उसका मात्रक जो है वो यूनिट्स है। यूनिट्स बोले तो किलोवाट आवर में, किलोवाट आवर को ही हम लोग यूनिट बोलते हैं। और एक चीज आप ध्यान में रखना कि ये जो किलोवाट आवर है ये ऊर्जा की मात्रा है, ऊर्जा की मात्रक है, व्यावसायिक मात्रक, कमर्शियल यूनिट। ऊर्जा का जो एसआई मात्रक होता है वो जूल होता है, लेकिन किलोवाट आवर या फिर यूनिट ये कमर्शियल यूनिट है, व्यावसायिक मात्रक है। जो किलोवाट होता है, देखो वाट होता है शक्ति का एसआई मात्रक, किलोवाट लगा दिया तो ये भी शक्ति का मात्रक हो गया, लेकिन एसआई मात्रक नहीं होगा। जब हमने इसमें टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया, आवर लगा दिया, तो ये ऊर्जा का मात्रक हो गया, क्योंकि आप देख सकते हो पावर इनटू में टाइम, ये ऊर्जा का मात्रक हो गया, लेकिन एसआई मात्रक नहीं है। हमें देखो पावर कितना दे रखा है, हमें पावर दे रखा है 120 और टाइम कितना दे रखा है 8 घंटे। हमें चाहिए किलोवाट आवर में, हमें वाट में तो दे रखा है, इसको हम किलोवाट में चेंज कर देते हैं। तो हमने क्या किया, 1000 से भाग लगा दिया, और आवर में चाहिए हमें टाइम, जो कि हमें ऑलरेडी दे रखा है, तो इसके साथ कोई छिड़कानी नहीं करेंगे। 10 से 10 यहां पर खत्म होगा, 0.96 किलोवाट आवर। इसी किलोवाट आवर को आप क्या कर सकते हो, यूनिट लिख सकते हो, 0.96 यूनिट आप लिख सकते हो। तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि किलोवाट आवर जो होता है वो ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक है। जल्दबाजी में शक्ति का मत टिक कर देना, क्योंकि किलोवाट आप देखोगे तो हो सकता है जल्दबाजी में आप शक्ति में टिक कर दो, लेकिन यहां देख लो समय से भी गुणा किया गया है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोल रखा है। देखो कैल्शियम ऑक्साइड ये होता है कली चूना, यानी कि क्विक लाइम। कली चूना बोल दो, या फिर बिना बुझा हुआ चूना बोल दो, या फिर क्विक लाइम बोल दो। इसी में जब हम पानी डालेंगे तो बन जाएगा हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये होता है हमारा स्लैक्ट लाइम। स्लैक्ट लाइम इसी को बोलते हैं बुझा हुआ चूना, भगड़ा चूना। हमारा आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, ए। इसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का अगर हम रिएक्शन करवा दें कार्बन डाइऑक्साइड से तो बन जाएगा हमारा कैल्शियम कार्बोनेट। इस कैल्शियम कार्बोनेट को हम चौक भी बोलते हैं, इस कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग मार्बल भी बोलते हैं, यानी कि संगमरमर बोलते हैं। इसी को हम लोग लाइमस्टोन बोलते हैं, यानी कि चूना पत्थर बोलते हैं। एक 40 किलोग्राम भार की लड़की 4 सेकंड में 5 मीटर तक ऊंची होने वाली सीढ़ियों पर तेजी से चढ़ जाती है, उसके द्वारा विकसित शक्ति होगी। शक्ति हमसे पूछा गया है, तो अभी आप लोगों ने देखा था कि एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू में टाइम, तो यहां से पावर चाहिए हमें एनर्जी अपॉन में टाइम। ये जो लड़की है ये सीढ़ी पर चढ़ी, मान लो सीढ़ी कुछ इस प्रकार से है, कुछ इस प्रकार से सीढ़ी है, और ये सीढ़ी पर चढ़ते चढ़ते 5 मीटर की ऊंचाई तक चढ़ गई, यानी कि जमीन से टोटल हाइट कितना हो गया उसका 5 मीटर। अब देखो ये सवाल ठीक वैसा है जैसे कि हम किसी वस्तु को जमीन से h हाइट पर उठा करके लेकर गए, तब उसके पास कितनी एनर्जी है। जब हम जमीन से किसी वस्तु को h हाइट पर उठा करके ले जाएंगे तो उसके पास जो स्थितिज ऊर्जा है वो mgh होता है। तो अब हमारा सवाल ये ठीक वैसा हो गया। हमें नहीं मतलब है यहाँ पर कि सीढ़ी पर वो किस प्रकार से गई, कैसे कैसे वो सीढ़ी पर चढ़ करके गई, कैसे कैसे वो स्टेप चढ़ करके गई। हमें बस ये देखना है कि जमीन से वो टोटल कितने हाइट पर गई। तो जमीन से वो टोटल 5 मीटर की हाइट पर गई, और उसका जो द्रव्यमान है वो 40 kg है। तो जब लड़की इस पॉइंट पे पहुंची तब उसके पास स्थितिज ऊर्जा है mgh। ठीक वैसा सवाल मैंने आपसे कहा ना कि आप जमीन से m द्रव्यमान की किसी वस्तु को h हाइट पर लेकर के जाते हो तो उसके पास जो स्थितिज ऊर्जा है वो mgh है। तो हमें बस यही चाहिए, और हमें एनर्जी चाहिए था, यहां देख लो E अपॉन टी, E बट्टे में टी। तो यही जो हमारा स्थितिज ऊर्जा है यही हमारा एनर्जी हो जाएगा, और टी हमें दे रखा है 4 सेकेंड। तो वैल्यू को आप यहां पर पुट कर दो। m का मान है 40, g का मान हमें 10 लेना है, और h का मान है 5, और बट्टे में 4, यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 500 वाट ए हमारा राइट आंसर। 5 से 8% एसिड को यहां पर लिख लेना जरा, एसिटिक एसिड 5 से 8% एसिटिक एसिड को कहा जाता है। अगर 100 ml पानी में हम 5 से 8 ml ये जो एसिटिक अम्ल है जिसका फॉर्मूला होता है CH3COOH, 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड, इसी को बोलते हैं एथेनोइक एसिड। इसका जो IUPAC नेम हो जाएगा वो हो जाएगा एथेनोइक एसिड। तो 100 ml पानी में अगर हम 5 से 8 ml एसिटिक एसिड डाल दें तो वो कहलाएगा विनेगर, यानी कि सिरका। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और एथेनॉल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CH3CH2OH। देखो ऑल लगा हुआ है तो यहाँ पर OH है,
एल्कोहल हो गया ये हो गया एथेनॉल, और मेथेनॉल का फॉर्मूला होता है CH3OH। ये जो एथेनॉल है ये शराब है पीने वाला, इसको लोग पीते हैं, लेकिन ये मेथेनॉल है, ये जहरीली शराब है, इसको पीने के बाद आदमी सीधे ऊपर पहुंचेगा। तो ये हो गया मेथेनॉल, ये जहरीली शराब है। कभी पूछे जहरीली शराब किसको कहा जाता है तो आपका आंसर मेथेनॉल होगा, और पीने वाला शराब ये एथेनॉल होता है। उसके बाद देखो ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ग्लेशियल एसिटिक एसिड क्या होता है? जो एसिटिक एसिड होता है, यानी जो आपने अभी यहां पर देखा एथेनोइक एसिड, जो मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ ये CH3COH, अगर इसमें वाटर बिल्कुल भी नहीं है, पानी बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि 0% वाटर, 0% वाटर, इसी को बोलते हैं एनहाइड्रस, एनहाइड्रस एसिटिक एसिड, यानी कि पानी उसमें बिल्कुल नहीं है, तो उसी को कहा जाता है ग्लेशियल एसिटिक एसिड। श्रवणीय रेंज से नीचे आवृत्तियों के साथ ध्वनि तरंगों को कहा जाता है। जिस साउंड को हम सुन पाते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज। हम जिस साउंड को सुन पाते हैं, जो हमारे कान है वो जिस साउंड को सुन पाता है उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, ध्यान में रखिएगा। और 20 हर्ट्ज से मान लो नीचे की अगर साउंड है तो हमारा कान नहीं सुन पाएगा, और उसे हम बोलते हैं इंफ्रासोनिक साउंड, जो यहां पर आपको लिखा हुआ है इंफ्रासोनिक साउंड। अगर फ्रीक्वेंसी 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा है तो भी हम उसे नहीं सुन पाएंगे, अगर साउंड की फ्रीक्वेंसी 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा है तो भी हम उस साउंड को नहीं सुन पाएंगे, और उसे हम बोलते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड। हमें बोला है श्रवणीय रेंज से, यानी ऑडिबल रेंज से नीचे के साउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, तो ऑडिबल रेंज से नीचे के साउंड को हम लोग बोलते हैं इंफ्रासोनिक। अगर पूछे ऊपर तो जाएगा अल्ट्रासोनिक। देखो अल्ट्रासोनिक और अल्ट्रासाउंड ये एक ही चीज है, अल्ट्रासोनिक बोल दो या फिर अल्ट्रासाउंड बोल दो, तो ये दोनों एक ही चीज है, आप दोनों बोल सकते हो। और देखो एक सुपरसोनिक यहां पर लिखा हुआ है। सुपरसोनिक का मतलब क्या होता है? देखो 25 डिग्री सेल्सियस पर साउंड की जो स्पीड होती है वो 346 मीटर पर सेकंड होती है एज पर NCERT। 25 डिग्री सेल्सियस जिसे हम कमरे के तापमान बोल सकते हैं, कमरे के तापमान पर जो साउंड की स्पीड है वो है 346 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मान लो इसी टेम्परेचर पर किसी ऑब्जेक्ट के पास जो स्पीड है, इसी टेम्परेचर पर किसी वस्तु के पास जो गति है वो इससे ज्यादा है, यानी कि जो स्पीड है वस्तु के पास वो ज्यादा है 346 मीटर पर सेकंड से, यानी ध्वनि की स्पीड से भी ज्यादा है। कोई वस्तु गति कर रही है, उसकी स्पीड ध्वनि की स्पीड से भी ज्यादा है, तो हम बोलेंगे कि वो सुपरसोनिक स्पीड में है। ठीक है, सुपरसोनिक। जब हम सुपरसोनिक बोलते हैं मतलब स्पीड मोर देन स्पीड ऑफ साउंड। प्रकाश की किरण पानी से ग्लास तक जाती है, यह झुकती है। ऐसे सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए यहाँ पर कि जो अपवर्तनांक होता है वो कितना होता है, किसका ज्यादा है किसका कम है, कम से कम इतना पता होगा। एग्जैक्ट वैल्यू अगर आपको नहीं भी पता है तो ये आपको पता करना होगा, पता होना चाहिए कि किसका ज्यादा है किसका कम है। अगर हम बात करते हैं पानी और ग्लास की, पानी का अपवर्तनांक होता है 1.33 म्यू, यानी कि अपवर्तनांक बोले तो म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ग्लास का होता है 1.52। आप जानते हो दो माध्यम में जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होता है हम उसे सघन माध्यम बोलते हैं। ये हो गया सघन माध्यम और ये हो गया विरल माध्यम। जब प्रकाश, वैसे एक चीज और यहां पर आप ये लिख लो, जो अपवर्तनांक होता है और जो स्पीड होता है, लाइट के पास जो स्पीड होता है और माध्यम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसके साथ ठीक उल्टा रिलेशन होता है। यानी अगर म्यू ज्यादा होगा तो उस माध्यम में लाइट का जो स्पीड होगा वो कम होगा। लाइट देखो कहां से कहां जा रहा है, पानी से ग्लास में, पानी से ग्लास में, यानी कम अपवर्तनांक वाले से अधिक अपवर्तनांक वाले माध्यम में लाइट जा रहा है। तो क्या होगा, अपवर्तनांक बढ़ रहा है तो स्पीड क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो देखो यहां जहां भी लिखा हुआ है बढ़ती है, आप उसको काट दो, यानी कि ना तो हमारा आंसर ये होगा ना ही हमारा आंसर ये होगा, धीमी हो जाती है, इन दोनों में से कोई एक होगा। अब आपको यह ध्यान में रखना है, जब भी प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाता है। जैसे मान लो आपने देखा होगा किताबों में भी ये पिक्चर कि इधर अगर हवा है, इधर अगर पानी है, तो प्रकाश की किरण, अगर ये हमारा सामान्य है, नॉर्मल है, प्रकाश की किरण ऐसे आई और यहां से ऐसे रिफ्लेक्ट होकर के अभिलंब की ओर झुक गई, तो हवा ये हमारा यहाँ पर विरल माध्यम था और पानी ये हमारा सघन माध्यम था। विरल माध्यम, सघन माध्यम ये रिलेटिव टर्म्स होते हैं, दो माध्यम को देखते हुए हम बताते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी माध्यम को आप फिक्स कर दो कि ये हमेशा सघन माध्यम होता है। जैसे हवा पानी के केस में पानी सघन माध्यम था, लेकिन पानी ग्लास के केस में पानी विरल माध्यम हो गया। तो दो चीजें यहां पर है जो महत्वपूर्ण है। एक, आप ये वाला रिलेशन ध्यान में रखो कि माध्यम का अपवर्तनांक अगर बढ़ता है तो उस माध्यम में लाइट की स्पीड घट जाती है। उसके बाद विरल माध्यम से सघन माध्यम में जब प्रकाश की किरण पहुंचती है तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है, तो सामान्य की ओर और धीमी हो जाती है। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर मान लो जो लाइट रे है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब से दूर भागेगी और स्पीड भी क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि लाइट अधिक अपवर्तनांक वाले से कम अपवर्तनांक वाले में पहुंचेगा।
किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल डैश को तेजी प्रदान करता है। अगर आपको याद हो, मैंने पार्ट 1 में कहा था कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ पर घूमना है, किसी भी वस्तु को अगर वृत्तीय पाथ पर घूमना है तो एक बल चाहिए, अभिकेंद्रीय बल। हमारा आंसर यहां पर अभिकेंद्रीय बल हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा। मैंने आपसे यह भी कहा था कि अगर सैटेलाइट पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है तो वहां भी अभिकेंद्रीय बल होगा, वहां भी अभिकेंद्रीय बल होगा। अब देखो ये अभिकेंद्रीय बल होगा किसके बराबर? ये जो हमारा अभिकेंद्रीय बल होगा ना, ये इसका गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होगा। यानी यहाँ जो अभिकेंद्रीय बल है ये कौन है? गुरुत्वाकर्षण बल। आप जानते हो सैटेलाइट और अर्थ के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल है, क्योंकि पृथ्वी हैवी है तो जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो पृथ्वी की तरफ होगा, यानी इसके सेंटर की ओर होगा, पृथ्वी की ओर होगा, या फिर बोल दो इस सर्कुलर पाथ के सेंटर की ओर होगा। और यही जो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर हो जाएगा। दूसरा केस देखो, इलेक्ट्रॉन भी नाभिक के चारों ओर सर्कुलर पाथ पर चक्कर लगा रहा है और इलेक्ट्रॉन पे ये जो प्रोटॉन है नाभिक के अंदर ये बल लगा रहा है और इस बल को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यहाँ पर जो हमारा सेंट्रीपिटल बल होगा यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर हो जाएगा। देखो यहाँ भी सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहा है तो मैंने आपसे कहा था सर्कुलर पाथ पर घूमना है तो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर, यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर। एक तीसरा केस भी मैं आपको दिखाता हूं। जैसे मान लो आप क्या करते हो, एक पत्थर को रस्सी में बांध करके घुमाते हो चारों ओर अपने सर के ऊपर, ठीक है, अपने सर के ऊपर चारों ओर घुमाते हो रस्सी में पत्थर को बांध करके। तो जो आपका हाथ होता है, जिस पॉइंट पे आप रस्सी को पकड़े हो वही सेंटर हो जाता है उस सर्कल का, ठीक है। ये आपने पत्थर बांध दिया और ये रहा रस्सी आप घुमा रहे हो। यहां भी सेंट्रीपिटल फोर्स होगा क्योंकि पत्थर घूम रहा है सर्कुलर पाथ पे। यहां भी सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, यहां भी सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, लेकिन यहां पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो टेंशन फोर्स के बराबर हो जाएगा, तनाव बल के बराबर हो जाएगा। तो ये जो अभिकेंद्रीय बल है ये बहरूपिया है, ये अपना रूप बदल बदल करके आपके सामने आएगा, डिपेंड करता है कि कौन सा केस है। तो ए हमारा यहां पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 1 किलोग्राम बोले तो 1000 ग्राम। 1000 ग्राम मिश्र धातु में तांबे की मात्रा कितनी होगी यदि मिश्र धातु में 32% तांबा है? मेरे ख्याल से मैथ का सवाल है, जिसने भी टाइप किया है वो तांबा जस्ता देख करके इसमें टाइप कर दिया हुआ है। तो 100 ग्राम में 32% तांबा है तो 320 ग्राम हो जाएगा आंसर। दूसरे आवर्त से संबंधित और मजबूत श्रृंखलन गुण वाले तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? देखो 2, 8, 10, 14 ये सिलिकॉन है, ये हो गया हमारा ऑक्सीजन। 4, 2, 6 ये हो गया हमारा कार्बन और ये हो गया मैग्नीशियम, एटॉमिक नंबर 12। तो सिलिकॉन और मैग्नीशियम ये दूसरे आवर्त में पहली बात नहीं आता है, ये आपको मिल जाएगा तीसरे आवर्त में। दूसरे आवर्त में कौन से तत्व है? लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ये दूसरे आवर्त में है और पहले आवर्त में हमारा हाइड्रोजन और हीलियम। तो ऑक्सीजन है, कार्बन है, आपको दिख रहा है, लेकिन हमें यह बताना है कि मजबूत श्रृंखलन गुण वाले तत्व। आप जानते हो कार्बन एक ऐसा तत्व है जो बहुत बड़े बड़े कंपाउंड बना लेता है, बहुत बड़े बड़े यौगिक का निर्माण कर लेता है। आप जानते हो फ्लोरीन 60 कार्बन है। तो कार्बन के पास ये प्रॉपर्टी है कि ये लंबे लंबे चैन बना लेता है, बहुत लंबे लंबे चैन बना सकता है कार्बन, इसके पास ऐसी खासियत है, श्रृंखलन गुण है इसके पास। तो हमारा आंसर यहां पर सी हो जाएगा, कार्बन। 4 कार्बन परमाणुओं वाले हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ने वाला उपसर्ग है। उपसर्ग बोले तो प्रीफिक्स। तो अगर 1 कार्बन है तो हम जोड़ते हैं मेथ, अगर 2 कार्बन है तो हम जोड़ते हैं एथ, अगर 3 कार्बन है तो हम जोड़ते हैं प्रोप, अगर 4 कार्बन है तो हम जोड़ते हैं ब्यूट। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जैसे अभी आपने देखा था, मैंने एक लिखा था मेथनॉल, ठीक है, क्योंकि यहाँ OH लगा हुआ है, अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है तो यहाँ पर ऑल आएगा, ठीक है, और क्योंकि यहाँ पर 1 ही कार्बन है तो मेथ आया था तो मेथनॉल हो गया ये। ऐसे ही आपने देखा था जब 2 कार्बन था CH3 CH2, तो ये 2 कार्बन है तो एथ आया था, मैंने लिखा था एथनॉल, तो एथ आया था क्योंकि यहाँ पर 2 कार्बन था। तो प्रीफिक्स होता है मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, हेप्ट, पेंट, हेक्स, इस तरह से। यदि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 6.2 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस लंबाई 10 सेंटीमीटर होगी। तो फोकल लंबाई, फोकल डिस्टेंस, ये F = R/2 होता है, ये फॉर्मूला आपको पता ही होगा। F = क्या हो जाएगा? 6.2 / 2, 3.1। देखो माइनस प्लस का कोई खेल नहीं है यहाँ पर, तो सिंपली आप F = R/2 लगा दो। वैसे आप ध्यान में रखो, चाहे अवतल दर्पण हो या फिर अवतल लेंस हो, दोनों के लिए मैं बता रहा हूं, जो फोकल डिस्टेंस होता है ना हम नेगेटिव लेते हैं, फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। चाहे अवतल दर्पण हो चाहे अवतल लेंस हो, जो फोकस लंबाई है वो हम ऋणात्मक लेते हैं। यहां पर देखो माइनस प्लस का कोई चक्कर नहीं है, इसलिए मैंने यहां पर कुछ नहीं लिखा। तो ये चीज आप ध्यान में रखना। अब कुछ कमेंट करेंगे कि नहीं लेंस में उल्टा हो जाता है, मिरर में और लेंस में ये उल्टा होता है, तो कुछ उल्टा नहीं होता है। उल्टा क्या होता है पहले आप इस चीज को देखो कि उल्टा क्या होता है। आपको मैंने कहा ध्यान में रखो आप कि जो अवतल दर्पण है और अवतल लेंस है दोनों में हम F का मान नेगेटिव लेते हैं। फोकल डिस्टेंस नेगेटिव होता है चाहे वो कॉनकेव लेंस हो कॉनकेव मिरर हो, और कॉन्वेक्स के केस में हम प्लस लेंगे। O2 का आणविक द्रव्यमान होता है, O2 एक मॉलिक्यूल है तो हमसे मॉलिक्यूलर मास पूछा है।
तो ये O2 का एक मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है, जिसमें ऑक्सीजन के 2 परमाणु है। एक परमाणु का परमाणु भार होता है, परमाणु द्रव्यमान होता है 16। तो 16 यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। याद रखना यूनिट नहीं लिखा हुआ है, अगर यूनिट नहीं लिखा है मतलब ये यूनिफाइड मास है। ये हमारा राइट आंसर है। लेकिन अगर आप 32 ग्राम बोल दोगे तो क्या हो जाएगा ये, तब ये मोलर मास हो जाएगा, मोलर मास हो जाएगा। डैश ने सजीव वस्तुओं में लक्षणों की आनुवंशिकता के सिद्धांत के प्रतिपादन में योगदान किया। फादर ऑफ जेनेटिक्स, अनुवांशिकी के जनक, ये कौन कहे जाते हैं, मेंडल कहे जाते हैं। चार्ल्स डार्विन द्वारा लिखी गई एक किताब जो एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ये चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखी गई किताब है। कभी आपसे पूछे कि गैलापेगोस आइलैंड पर कौन गया था, आपका आंसर होगा चार्ल्स डार्विन। बादलों का सफेद रंग डैश के कारण दिखाई देता है, ये हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन। देखो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण क्या सब होता है, आकाश का नीला दिखना, समुद्र के जल का रंग, समुद्र का जल नीला दिखता है, इसका कारण भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो जाएगा। बादलों का सफेद रंग, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय, यहां पर लिख लेना सूर्यास्त, ठीक है, सूर्यास्त। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रक्ताभ दिखना यानी कि रेडिश दिखना। इन सब के पीछे जो कारण है, भौतिक कारण है, वो है प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान में रखना। डैश के कारण स्क्लेरेनकाइमा कोशिकाओं की दीवार मोटी होती है। डैश के कारण स्क्लेरेनकाइमा कोशिकाओं की दीवार मोटी होती है। स्क्लेरेनकाइमा के बारे में अगर आपको याद हो, ये प्लांट को क्या करता है, पौधों को दृढ़ और मजबूत बनाता है। एक चीज और ध्यान में रखो, यहाँ पर स्क्लेरेनकाइमा की जो कोशिकाएं होती है वो डेड होती है, मृत होती है। ये भी आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, डेड होती है। स्क्लेरेनकाइमा उत्तक के पास जो कोशिकाएं हैं और उसकी जो दीवार है वो मोटी होती है क्योंकि उसमें लिग्निन होता है। तो ये चीज आप ध्यान में रखना, लिग्निन के कारण स्क्लेरेनकाइमा कोशिकाओं की दीवार मोटी होती है। उसे चुने जो समूह से संबंधित ना हो। हाइड्रोजन गैस है, ये सारे के सारे ठोस है, या फिर बोल दो हाइड्रोजन ये अधातु है, ये सारे के सारे धातु है। ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई है, ऊर्जा की एसआई मात्रक है जूल। हमसे पूछा है व्यावसायिक इकाई कमर्शियल यूनिट, और यही मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा था कि ये होता है किलोवाट आवर, इसी को हम लोग यूनिट बोलते हैं। घरों में आपकी बिजली बिल आती है, घरों में आपकी बिजली बिल आती है यूनिट के हिसाब से, 8 रुपए प्रति यूनिट, 10 रुपए प्रति यूनिट, इस हिसाब से। तो वो जो यूनिट होता है वो क्या होता है, ऊर्जा का मात्रक है, वो व्यावसायिक मात्रक है। यानी आप जो बिल पे करते हो इलेक्ट्रिसिटी के लिए, वो आप एनर्जी का पे करते हो, ठीक है, एनर्जी का पे करते हो आप। कभी आपसे पूछ दे कि आप जो बिल पे करते हो वो किस चीज की होती है, तो एनर्जी की होती है, ऊर्जा की होती है। आपने जितना ऊर्जा खर्च किया ना उसी का आप बिल पे करते हो। तो किलोवाट आवर ये हमारा आंसर हो जाएगा, किलोवाट घंटा। जल्दी में शक्ति को मत टिक करना। अब देखो यहाँ किलोवाट लिखा हुआ है, तो ये हमारा हो गया शक्ति का मात्रक, लेकिन एसआई मात्रक नहीं। एसआई मात्रक शक्ति के लिए वाट होता है, ये एक बड़ा यूनिट हो गया, ये शक्ति का मात्रक है। जूल ऊर्जा का एसआई मात्रक, कार्य का एसआई मात्रक, और वाट घंटा, ये क्या हो जाएगा, वाट घंटा, ये भी हो जाएगा हमारा ऊर्जा का मात्रक। वाट यानी कि पावर, घंटा यानी कि टाइम, तो पावर इंटू में टाइम जहां भी देखिए वो एनर्जी हो जाएगा। ए हमारा राइट आंसर। 2 फोकस दूरी वाले लेंस का उपयोग डैश से पीड़ित व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। 2 फोकस दूरी वाले लेंस यानी कि बाई फोकल लेंस, जो आप उत्तल लेंस देखते हो, अवतल लेंस देखते हो, तो आप जानते हो वहां f1 f2 2 फोकस होता है। तो इसका इस्तेमाल किया जाता है मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया को दूर करने के लिए। मायोपिया यानी कि निकट दृष्टि दोष, जिसमें नजदीक की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है और दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती है। हाइपरमेट्रोपिया को बोलते हैं दूर दृष्टि दोष, जिसमें कि दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है, नजदीक की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती है। 1 किलोवाट आवर बराबर बताना है। मैंने आपसे कहा था किलोवाट आवर बोल दो या फिर यूनिट बोल दो, यानी कि 1 किलोवाट आवर बराबर 1 यूनिट। हमसे जूल में पूछा है, तो सीधा आप ध्यान में रखो आप कि 1 यूनिट बराबर या फिर 1 किलोवाट आवर बराबर 3.6 इंटू 10⁶ जूल, ये आप निकाल भी सकते हो। एनर्जी बराबर होता है पावर इंटू में टाइम। हमें चाहिए एनर्जी जूल में, यानी कि एसआई मात्रक में। अगर जूल में एनर्जी चाहिए तो हमें पावर को वाट में पुट करना होगा और टाइम को सेकंड में पुट करना होगा। तो देखो 1 किलोवाट आवर है, इसका मतलब क्या हुआ, 1 किलोवाट और गुने में 1 घंटा, तो 1 किलोवाट में 1000 वाट, 1000 वाट। और 1 घंटा में कितना सेकंड, 1 घंटा में 60 मिनट और गुने में 60 सेकंड। जो आप इसी को सॉल्व करोगे तो देखो 36 पे 5 जीरो, 36 पे 5 जीरो, इसी को हम लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10⁶ जूल। तो हमारा आंसर यहां पर सी आ जाएगा। डैश पौधे के बीज में एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है। बीजांड निषेचन के बाद बीज बनाता है। बीज के 3 भाग, बीज पत्र, प्रांकुर और मूलांकुर। तो जो फूड स्टोर करने का काम है ये है बीज पत्र के पास, तो बी हमारा राइट आंसर।
मूलांकुर ये जो प्लांट होगा उसका जड़ बनाएगा, और प्रांकुर ये जमीन के ऊपर वाला जो भाग होते हैं उसका निर्माण करेगा। ठीक है, तो ये पौधे का निर्माण करेगा और ये पौधे के जड़ का निर्माण करेगा, मूलांकुर। किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से गिराया जाता है, जब यह भूमि को छूती है तो इसमें होगी। मैंने आपसे शायद पिछले ही पार्ट में कहा था कि जैसे जैसे वस्तु जमीन के नजदीक आती है, स्थितिज ऊर्जा में कमी आती है, गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है, और जिस समय वो जमीन को टच करता है ना, उस समय स्थितिज ऊर्जा शून्य और गतिज ऊर्जा यह मैक्सिमम हो जाती है। तो गतिज ऊर्जा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब टकराने के बाद क्या होता है, ये उस पर डिपेंड करता है कि उसके बाद एनर्जी का क्या होने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा पारा का अयस्क है, कौन सा ओड़ है मरकरी का? आंसर आपका सीने बार हो जाएगा। सीने बार यानी कि मर्क्यूरिक सल्फाइड, ये याद रखना, मर्क्यूरिक सल्फाइड है, इसी को सिंदूर कहा जाता है। आर्सेनिक तो आपका ये उपधातु हो गया। स्टिबनाइट, स्टिबनाइट ये एंटीमनी का ओड़ है, एंटीमनी, एंटीमनी भी उपधातु है। बॉक्साइट यानी कि Al2O3.2H2O, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, डाइहाइड्रेट, एल्यूमिनियम ऑक्साइड डाइहाइड्रेट, ये हो जाएगा बॉक्साइट और ये हो जाएगा एल्यूमिनियम का ओर। डैश एनेलिडा वर्ग से संबंधित नहीं है, केंचुआ, नेरिस, जोंक, स्कैरिस। तो केंचुआ, नेरिस, जोंक ये एनेलिडा फाइलम से बिलोंग करता है। अब देखो यहाँ बोर्ड वाले ने वर्ग लिखा हुआ है, यहाँ पर वर्ग लिखना ये गलत होगा। वर्ग बोले तो क्लास, क्लास नहीं होगा। क्लासेस मिल करके फाइलम का निर्माण करते हैं, संघ का निर्माण करते हैं, तो यहाँ संघ होगा। और ऐसा नहीं है कि जो जिन्होंने क्वेश्चन को टाइप किया हुआ है उसने संघ के जगह पर वर्ग लिखा हुआ है, ये बोर्ड वाले ने यहाँ पर वर्ग लिख करके दिया हुआ है। तो बोर्ड वाले ने बहुत सारी गलतियां की हुई है, एक दो गलती नहीं है। तो एनेलिडा संघ होना चाहिए यहाँ पर, एनेलिडा संघ से संबंधित नहीं है। तो याद रखना, केंचुआ किसानों का दोस्त, नेरिस और जोंक जो कि बाह्य परिजीवी है, खून चूसता है, सैंग्विवोरस बोलते हैं। जो खून चूसता है ना उसको हम सैंग्विवोरस बोलते हैं। ये सारे के सारे हैं एनेलिड्स, यानी कि एनेलिडा फाइलम में आते हैं। स्कैरिस, वुचेटेरिया, स्कैरिस, वुचेटेरिया, वुचेटेरिया जिसके कारण होता है फाइलेरिया, हाथी पांव। और स्कैरिस जो मनुष्यों के छोटी आंत में पाया जाता है, तो ये है निमेटोड, निमेटोड, या फिर बोल दो एस्क हेलमिंथस। जो एस्कैरिस है, जो वुचेटेरिया है, ये एस्क हेलमिंथस फाइलम में आते हैं, या फिर बोल दो निमेटोडा फाइलम में आते हैं। एस्क हेलमिंथस फाइलम को ही हम निमेटोडा फाइलम बोलते हैं। हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी हो जाएगा। वीडियो पसंद आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाना। मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू सो मच।